नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और क्लास वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों अभी जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है उस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप सभी का दोस्तों अभी ग्रुप डी की परीक्षा नहीं हुई है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक करके आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? दोस्तों, बताने है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली भारतीय महिला मेंबर कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे नीता अंबानी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे नीता अंबानी। ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? दोस्तों, बतानी है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1974 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि दोस्तों प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1974 ईस्वी में। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुम हुए बच्चों को खोजने के लिए किस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? दोस्तों, बतानी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गुम हुए बच्चों को खोजने के लिए, यानी कि दोस्तों जो बच्चे गुम हो गए हैं उस बच्चों को खोजने के लिए किस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, किस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑपरेशन मुस्कान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ऑपरेशन मुस्कान के तहत दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गुम हुए बच्चों को खोजा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम हुए बच्चों को दोस्तों खोजने का काम किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, बतानी है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे लुम्बिनी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे यहीं पे दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों, बाकी विकल्प पर भी एक नज़र हम लोग देख लेते हैं, बाकी विकल्पों को भी जो महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है। पहला है सारनाथ। ऑप्शन ए में है सारनाथ। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे दोस्तों सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। आप लोग याद रखेंगे सारनाथ में जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। उसके बाद है बोध गया। बोध गया है दोस्तों बिहार में। आप लोग याद रखेंगे बोध गया कहाँ है? बिहार में है। यहाँ पे दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप लोग याद रखेंगे बोध गया बिहार में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद है लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। यहाँ पे दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद है कुशीनगर। ऑप्शन डी में है कुशीनगर। दोस्तों कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश राज्य में है और यहाँ पे दोस्तों महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। आप लोग याद रखेंगे महापरिनिर्वाण से तात्पर्य है मृत्यु। ऑप्शन डी में आप लोग याद रखेंगे कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश राज्य में है। यहाँ पे दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित यह जगह है। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे सभी पॉइंट को। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला सफलतापूर्वक प्रथम एशियाई देश कौन सा है? दोस्तों, बतानी है कि मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला सफलतापूर्वक प्रथम एशियाई देश, एशिया का कौन सा देश? तो आप लोग याद रखेंगे हमारा भारत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला सफलतापूर्वक प्रथम एशियाई देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे भारत। ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तमस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, बताने हैं कि तमस नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग याद रखेंगे भीष्म साहनी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तमस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे भीष्म साहनी। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एपिडेमियोलॉजी क्या है? दोस्तों, बताने हैं कि एपिडेमियोलॉजी किससे संबंधित है, क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन
इसे एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। यह अम्ल का गुण नहीं है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, यह अम्ल का गुण नहीं है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि अम्ल जो होता है इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। आप लोग याद रखेंगे अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है कितना होता है? 7 से कम होता है, उसे अम्ल कहा जाता है। और इसका कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन बी, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। बाकी तीनों दोस्तों अम्ल का गुण होता है, जैसे अम्ल का स्वाद खट्टा होना, बिल्कुल। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, सही बात है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, यह इसका गुण नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, C12H22O11 इनमें से किसका रासायनिक सूत्र है? दोस्तों बताने है कि C12H22O11 इनमें से किसका केमिकल फॉर्मूला है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लैक्टोज का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। C12H22O11 किसका रासायनिक सूत्र है? तो आप लोग याद रखेंगे लैक्टोज का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सा एक द्रविड़ मूल भाषा नहीं है? दोस्तों बताने है कि इनमें से भारतीय भाषाओं में कौन सा द्रविड़ मूल की भाषा नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, मराठी इसका सही उत्तर होगा। मराठी दोस्तों एक द्रविड़ मूल की भाषा नहीं है। बाकी ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी तेलुगु और ऑप्शन सी कन्नड़, ये तीनों दोस्तों द्रविड़ मूल की भाषा है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत की कई संबंधित भाषाओं का एक समूह है। आप लोग याद रखेंगे इसमें दोस्तों दक्षिण भारत की भाषाएं शामिल हैं द्रविड़ मूल भाषा में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मराठी, क्योंकि दोस्तों मराठी जो भाषा है यह मूलतः महाराष्ट्र की भाषा है। तो ये क्या हो जाएगा? द्रविड़ मूल की भाषा नहीं होगा। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी मराठी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, एक बताइए दोस्तों कि प्लाज्मा जो है रक्त का एक संगठक है, क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे द्रव है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, एक द्रव है। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि दोस्तों प्लाज्मा जो है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे प्लाज्मा जो है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, इसलिए क्या है? द्रव है। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देंगे, इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दोस्तों बताइए कि मानव शरीर की पल्स रेट की जांच क्यों की जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे हृदय फंक्शन जांचने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर की दोस्तों पल्स रेट को क्यों क्यों जांच की जाती है? पल्स रेट तो दोस्तों हृदय फंक्शन की जांच करने के लिए, यानी कि दोस्तों हार्ट जो है वो नॉर्मल कार्य कर रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए पल्स रेट की जांच की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि बर्फ को पिघलाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे नमक का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे नमक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों मदुरै शहर जो कि तमिलनाडु राज्य का एक शहर है, बताइए कि किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे वैगई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। वैगई नदी के तट पर दोस्तों मदुरै शहर स्थित है। आप लोग याद रखेंगे मदुरै शहर तमिलनाडु में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो वैगई नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? दोस्तों बतानी है
कि कंबाला त्यौहार जो कि कर्नाटक में मनाया जाता है, बतानी है कि यह त्यौहार किससे संबंधित है, किससे? तो आप लोग याद रखेंगे भैंसों की दौड़ से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? तो दोस्तों भैंसों की दौड़ से, ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों बताने है कि किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इस योजना के तहत गरीब और पिछड़े लोगों को दोस्तों शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, वो भी सिर्फ 8 रुपया में। आप लोग याद रखेंगे इस योजना का यही उद्देश्य है। इंदिरा रसोई योजना क्या उद्देश्य है? तो गरीब और पिछड़े लोगों के लिए दोस्तों शुद्ध व पौष्टिक भोजन मात्र 8 रुपये में प्रदान करना, इस योजना का यही उद्देश्य है। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान में, ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ड्रोमडेरी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? ड्रोमडेरी, ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? दोस्तों बतानी है कि पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी 3 इसका सही उत्तर होगा। 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल अपनी बॉर्डर को साझा करता है, अपनी सीमाओं को साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? दोस्तों बतानी है कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक इनमें से कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे किमोनो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जापान की राष्ट्रीय पोशाक इनमें से कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे किमोनो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि दोस्तों एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? बतानिए दोस्तों कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को दोस्तों एनडीसी की स्थापना की गई थी। कब? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। आप लोग याद रखेंगे एनडीसी यानी कि दोस्तों नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री। एनडीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री होते हैं। स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? दोस्तों बताने कि खैबर दर्रा पाकिस्तान को किस देश से जोड़ता है? तो आप लोग याद रखेंगे अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। खैबर दर्रा पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? तो अफगानिस्तान से जोड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? दोस्तों बताने कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश के दोस्तों रीवा में। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के दोस्तों रीवा में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट रीवा सोलर प्लांट को स्थापित किया गया है। आप सभी को दोस्तों बता दें इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 जुलाई 2020 को किए थे। आप लोग याद रखेंगे कब किए थे? 10 जुलाई 2020 को रीवा के मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट रीवा सोलर प्लांट। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इस प्लांट की क्षमता 750 मेगावाट की है। आप लोग याद रखेंगे रीवा सोलर प्लांट की कितनी क्षमता है? 750 मेगावाट की क्षमता है दोस्तों इसकी। मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुर्दिश निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? दोस्तों बताने कि कुर्दिश जो हैं किस देश के एक जातीय समुदाय हैं? तो आप लोग याद रखेंगे इराक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कुर्दिश हैं दोस्तों इराक देश के एक जातीय समुदाय हैं। इराक के एक समुदाय हैं कुर्दिश। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? दोस्तों बताने कि कंडालेरू बांध किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कंडालेरू बांध किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है?
दोस्तों बताना है कि इनमें से किसे मानव शरीर का क्या कहा जाता है, सैनिक कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे WBC, यानी कि दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स को, इसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए WBC। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद के आकार गोलाकार निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। बेसिक लेवल के प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को जरूर जाननी चाहिए। बताने कि वर्षा की बूंद के जो आकार है वो गोलाकार इनमें से किसके कारण होता है। तो आप लोग याद रखेंगे जल के पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पृष्ठीय तनाव के कारण दोस्तों वर्षा की बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है। आप लोग याद रखेंगे पृष्ठीय तनाव के कारण, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि दोस्तों RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। दोस्तों बताने है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे 1949, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे 1 जनवरी 1949 ईस्वी को दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। बात करें इसकी स्थापना की, तो आप लोग याद रखेंगे RBI की स्थापना अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे, अप्रैल 1935 ईस्वी में दोस्तों RBI की स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो दोस्तों 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। दोनों प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। दोस्तों बताइए कि किस प्रकार की ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के क्या अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। तो आप लोग याद रखेंगे विभज्य ऊतक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। विभज्य ऊतक दोस्तों इस प्रकार की जो ऊतक हैं ये पृथक होती हैं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों बताना है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे 14 दिसंबर दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को दोस्तों राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में NDP का मतलब होता है। दोस्तों बताने कि अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में NDP का पूर्ण रूप क्या होता है, NDP का क्या मतलब होता है। तो आप लोग याद रखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अर्थशास्त्र में NDP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे NDP। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों कमेंट करके आप लोग अपना सुझाव हमें जरूर देंगे कि प्रश्न का लेवल कैसा है, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।